एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है। आखिर राइबोसोम क्या करता है, क्या काम करता है, ये क्यों कि उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन होता क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक। अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं अपनी बॉडी बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स, तो प्रोटीन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये प्रोटीन बनता किसके द्वारा है, राइबोसोम के द्वारा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन्स बनाते हैं और उसको फर्दर भेज दिया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन करता है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद उसको भेज दिया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो आइए आज बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो सेल सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देना। तो आइए शुरू करते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। ये टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत सबको होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो। तो प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं 70S राइबोसोम और यूकैरियोट्स के पास होते हैं 80S राइबोसोम। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे S का मतलब क्या है। पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर से कर लेंगे। तो ये टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम सर्व करते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस इन्हें करनी है तो एक ब्लूप्रिंट के जैसे काम करता है एमआरएनए के साथ। राइबोसोम डिस्कवर्ड हुआ था पैलाडे के द्वारा 1955 में, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। अगर इसके नंबर की बात करें कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनका नंबर सेल में क्या होता है, तो ई कोलाई में ये 15,000 से 20,000 राइबोसोम्स हो सकते हैं, जो कि ये 15% ऑफ द सेल मास। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम की, कि कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं, जो कि हमने बात कर लिया था। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ राइबोसोम है, यानी कि जो राइबोसोम के प्रकार हैं, तो मैट्रिक्स राइबोसोम हो सकता है, मैट्रिक्स राइबोसोम, और मेम्ब्रेन वाला हो सकता है। मैट्रिक्स वाला विद इन सेल, सेल के साथ ही रहता है, और जो मेम्ब्रेन वाला होता है वो आउटसाइड द सेल, यानी कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगर प्रोटीन की ज़रूरत सेल के अंदर है तो वो वहीं रहेगा, और अगर सेल के बाहर है तो उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डोमेन्स की, कि राइबोसोम में कौन कौन से डोमेन होते हैं। तो इसके पास ट्रांसलेशनल डोमेन होता है, जहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन बनती है उसको एग्जैक्ट डोमेन में रखा जाता है, ताकि वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके। डायमेंशन ऑफ राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था 70S और 80S। तो 70S में डायमेंशन की बात करेंगे, जो कि 14 से 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रॉक्स 2.7 मिलियन डाल्टन होता है। अगर हम मिलियन को हटा दें तो 10 की पावर 6 हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये डाल्टन में मिल जाएगा। जो 70S सब यूनिट होती है, 70S की दो सब यूनिट होती है, 50S एंड 30S। ये जो 50S है ये लार्जर सब यूनिट है, 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट होती है उसकी फर्दर सब यूनिट होती हैं, कि ये जो लार्ज सब यूनिट है ये किस किस सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो जो 50S सब यूनिट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1.8 से 10 की पावर 6 डाल्टन होता है, और इसमें 5S rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए, rRNA प्लस ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, दोनों 50S 30S। इसके पास 5S rRNA, 20S rRNA और 23S rRNA होता है, राइबोसोमल आरएनए। और इसके पास प्रोटीन्स की जो चेन होती है, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा, पॉली मीन्स होता है कई और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे 34 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसके पास, जो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है। आगे बात कर लेते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर की, कि कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें दो सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम एक सेल की बात करें कि यहाँ पे इसकी लार्ज सब यूनिट होगी और यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट होगी, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है साइटोप्लाज्म में, ये अलग अलग रहती है, असेंबल नहीं रहती। तो जब भी प्रोटीन बनाना होता है या फिर प्रोटीन की नीड होती है, तो ये जो सब यूनिट होती है ये असेंबल हो जाती हैं। और असेंबल किसके द्वारा, रिक्वायर किसकी होती है, क्योंकि कोई चीज़ तो होगी जो इन्हें बताइए कि कब असेंबल होना है और कब नहीं होना है। तो यहाँ पे
सिग्नलिंग आती है और इनको मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है असेंबल होने के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है राइबोसोम के असेंबली के लिए? मैग्नीशियम आयन। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी। यहाँ पे जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये 80S है, जिसकी लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S होती है। फर्दर इसकी सब यूनिट होती है जिसमें 50S के पास 34 प्रोटीन्स होते हैं और 30S में 11 प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का नंबर है 21, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स का नंबर है, क्योंकि राइबोसोम और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। जो राइबोसोमल सब यूनिट होती है, जो कि बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए सिंथेसिस करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है। राइबोसोमल सब यूनिट की बात करते हैं कि ये जो सब यूनिट होती है, ईच सब यूनिट यानी कि जो प्रत्येक सब यूनिट होती है लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, यानी कि यहाँ पे 2 सब यूनिट होती हैं जो कि असेंबल होंगी तभी जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और इन्हें रिक्वायरमेंट होती है असेंबली के लिए मैग्नीशियम आयन की। जो 30S स्मॉलर सब यूनिट है, 50S लार्जर सब यूनिट है, S फॉर होता है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये बताता है कि इसका फंक्शन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वॉल्यूम और शेप क्या है। आगे बात करते हैं कि साइट ऑफ राइबोसोम, यानी कि यहाँ पे जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है तो कहीं पे तो अमाइनो एसिड आएगा और कहीं पे तो पेप्टाइड चेन बनेगी और कहीं से तो ये बाहर निकलेगा। तो ये जो राइबोसोम है इसके पास 3 साइट्स होती हैं, ए, बी और ई। ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट का मतलब क्या होता है? अमाइनो असाइड और एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा अमाइनो एसिड को। डोनर साइट क्या होता है? ये डोनेट करेगा। पी साइड का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ से अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और ई साइड यानी कि एग्जिट साइड से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 साइट होती हैं जहाँ पे यहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पे पेप्टाइड चेन बनेगी और यहाँ से एग्जिट साइड से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पेप्टाइड चेन बन रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें इसको, तो ये हो जाएगा ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। मान लीजिए कि यहाँ से उल्टा हो गया, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। यहाँ से मान लीजिए कोई भी अमाइनो एसिड आ रहा है और यहाँ पे प्रोटीन की चेन बनती जा रही है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड चेन बन रही है, जो भी प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, ई साइड से ये एग्जिट कर जाएगा। फर्दर यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, फिर यहाँ पे पेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही ये काम करते रहते हैं। जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं, जो कि चार्ज जो टी आरएनए होते हैं, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद ये जो राइबोसोम होता है यहाँ पे एमआरएनए आके जुड़ता है। एमआरएनए फिर उसको डिकोड करेगा, यहाँ पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एंटीकोडॉन से ये फिर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि प्रोटीन जब सिंथेसिस हो रहा है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये होते क्या क्या है डिटेल में, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी साइट पे क्या क्या काम होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, पेप्टाइड चेन कैसे बनेगी, एग्जिट साइट क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।